वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग पिट 2022 के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोगों का 9वां मॉक टेस्ट है और इसमें जीएस के 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो थे वो बिंदुसार थे। कौन? बिंदुसार। इन्हें ही इतिहास में अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी। तो देखिए, पानीपत की जो युद्ध हुए थे वो टोटल 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो हुआ था वो 1526 में किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और लोदी के बीच में। बाबर और लोदी के बीच में पहला युद्ध हुआ था। यहाँ पे द्वितीय लड़ाई के बारे में पूछा गया। तो दूसरा जो है अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। हम लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कब हुआ था? तो ये 1556 में हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए, बाबर तथा राणा सांगा के बारे में बात की गई है। तो ये युद्ध जो था वो 1527 में खानवा का युद्ध था, खानवा का। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, अकबर और मेवाड़ के राजा, तो ये युद्ध जो था यह हल्दी घाटी का युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध। तो युद्ध कौन कौन से हुए हैं, महत्वपूर्ण युद्ध किसके किसके बीच में, किसके बीच में, तो ये तो लगभग आता ही रहता है, कम ही आता है। ज़्यादा करके सन आप लोग एकदम ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा, उसको रिमेंबर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। मतलब पहले राजधानी जो थी हर्ष की वो थानेश्वर थी, उसके बाद फिर उसको कहाँ लेके गए थे? तो उसको कन्नौज लेके गए थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। जोजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो जो चंदेल वंश के संस्थापक थे, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। कौन थे? नन्नुक। नन्नुक के जो पौत्र हुए वो पौत्र कौन थे? जय सिंह या जेजा, जय सिंह या जेजा, उन्हीं के नाम पर रखा गया था जेजाक मुक्ति। इसका नाम बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के का जो है वो प्राचीन नाम था जेजाक मुक्ति। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी। देखिए, शुरू में जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक रहे हैं या दिल्ली सल्तनत के जो राजगद्दी पे बैठे हैं, वो सभी महाराजाओं का ये हाल था कि वो आर्ट को अर्थात कला को बहुत संरक्षण प्रदान करते थे। उसी में से एक गजनवी वंश का महमूद गजनवी था। ये उतबी, इसका इतिहासकार उतबी थे और उतबी की पुस्तकें भी कभी कभी पूछी जाती है। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक किताब उल यामिनी थी। किताब उल यामिनी इनकी पुस्तक थी। और लास्ट ऑप्शन डी में देखिए, डी में जो है चंद्रबरदाई के बारे में भी आता है। पृथ्वीराज रासो इन्होंने ही लिखी थी। तो इस प्रकार हम लोगों का जो सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। पुस्तकें, मध्यकालीन की पुस्तकें महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके राइटर कौन कौन हैं ये आप लोग जरूर ध्यान कर लीजिएगा। और ये भी देखिएगा कि ये कौन से सन में अर्थात किसके कार्यकाल के आसपास इनका जीवन चल रहा था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न इतिहास में इस समय बहुत बन रहे हैं। कौन से? दीवान ए मुस्तखराज, मतलब कौन सा विभाग या फिर कौन सी चीज़ें किस नाम से चल रही थी और उसका सृजन किसने किया था। देखिए, अब दीवान ए मुस्तखराज इसका मतलब क्या था? ये एक दान विभाग था। क्या विभाग था? माफ़ कीजिए, दान है राजस्व, मुस्तखराज राजस्व विभाग था, राजस्व। और इसका स्थापना कौन करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी करते हैं। उसके बाद दीवान ए अमीर कोही,
यह क्या था? तो यह कृषि विभाग था, कृषि विभाग। इसकी स्थापना कौन करता है? मोहम्मद तुगलक करते हैं। फिर दीवान ए खैरात, यह दान विभाग था। दान विभाग कौन सा था? दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये स्थापित किया गया था। जबकि दीवान ए रियासत, यह बाजार नियंत्रण का कार्य करता था, बाजार नियंत्रण। और यह बलबन न होके, यह किसके विभाग में था? बाजार पे सबसे अच्छा काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल का था। खिलजी। तो इस प्रकार ऐसे भी प्रश्न इस समय बन रहे हैं, आप लोग थोड़ा इस पे भी गौर कीजिए। तो हम लोगों का जो सही जवाब होगा छठवें का ऑप्शन नंबर डी, यह सुमेलित नहीं है, गलत पूछा गया है, गलत डी है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? देखिए 1857 में आर्य समाज की स्थापना होती है। कहाँ पे? मुंबई में, मुंबई में। ये कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती। और इन्हीं के द्वारा ये आर्य समाज का जो लक्ष्य था वही था कि वेदों की तरफ लौटो। वेदों में जैसे जैसे लिखा गया है, जैसे जैसे बनाए गए हैं रूल वसूल, क्योंकि वेदों में आप देखेंगे 80 से 90% सभी चीज़ें, मतलब सबकी रिस्पेक्ट करने की बात कही गई है, सबको एक साथ लेके चलने की बात कही गई है, प्रकृति को साथ लेके चलने की बात की गई है, दबे कुचले बड़े ऊंचे सभी वर्गों को साथ लेके चलने की बात की गई। तो इसीलिए इन्होंने लक्ष्य रखा कि वेदों का सहारा लेके एक जागृति फैलाई जा सकती है लोगों के बीच में। तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना होती है मुंबई में, और उसी में इन्होंने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट आइए देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग लगा लीजिए। देखिए गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, यही थे महात्मा जी के राजनीतिक गुरु। अच्छा, दूसरा प्रश्न नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास, CR दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। तो ये कौन थे? चित्तरंजन दास, आपने कई बार पढ़ा होगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट देखिए, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो डेविड लॉयड जॉर्ज थे, लॉयड जॉर्ज। इनका कार्यकाल कब से कब रहता था? तो 1916 से लेके 1922 तक इनका कार्यकाल था। किसका? लॉयड जॉर्ज का। नेक्स्ट आइए देखते हैं, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कॉफ़ी का, देखिए कॉफ़ी के उत्पादन में पहला स्थान ब्राज़ील का है। किसका? ब्राज़ील का। दूसरा तीसरा भी आप लोग याद रखिए, दूसरे पे वियतनाम आता है, वियतनाम, और तीसरे पे जो है पोजीशन वो कोलंबिया का है, कोलंबिया। कॉफ़ी का उत्पादन कौन कौन से विश्व में महत्वपूर्ण है, और भारत के लिए भी, इसे भी आप लिस्टिंग एक बार देख के जाइएगा। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आइए देखिए जो विश्व है वो टोटल 7 महाद्वीपों में विभाजित है। अब 7 में से क्रम वाइज देखते हैं हम लोग, बड़ा कौन सा है। तो देखिए अगर क्रम में देखें तो सबसे बड़ा एशिया आता है, ये हम लोगों का पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसे बोलते हैं, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका आता है, ये नीचे वाला क्षेत्र। जबकि छठे नंबर पे अगर देखा जाए तो वो यूरोप आता है, और 7वें नंबर पे और लास्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और इसको मैं PDF के साथ लगा दूंगा। आप लोग क्रम वाइज इसे याद जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। और सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है पहले नंबर पे अर्थात एशिया, और 7वें नंबर पे अर्थात ऑस्ट्रेलिया, सबसे लास्ट जिसे सबसे छोटा बोला जाता है। हम लोगों का जो प्रश्न था क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? एशिया। और सबसे लास्ट पूछता तो कौन होता?
तब ऑस्ट्रेलिया होता। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? तो सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा गुजरात में है। आप लोग देखिए, गुजरात जो है ये सबसे लंबी तटरेखा है। और एक प्रश्न और बनता है, कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? देखिए, गुजरात, उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला, उसके बगल में तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। टोटल कितने हुए? टोटल 9 राज्य हुए। 9 राज्य समुद्र की तटरेखा के साथ लगे हुए हैं। ये भी प्रश्न बार बार आता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या है? यह कोयला के प्रकार हैं। कोयला के कितने प्रकार होते हैं? टोटल 4 प्रकार होते हैं। कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया होता है, जबकि बिटुमिनस उससे थोड़ा डाउन, फिर लिग्नाइट आता है, और पिट जो है एकदम खराब कोयला होता है। तो लिग्नाइट सबसे ज़्यादा इंडिया में जो पाया जाता है वो एंथ्रेसाइट प्रकार के पाए जाते हैं। और इसमें भारत में जो है लिग्नाइट कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। वैसे अपने इंडिया में 4 के चारों प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी, भारत की पूज्य नदी, सबसे लंबी नदी है भारत में, तो वो है गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। देखिए, ब्रह्मपुत्र और सिंधु इससे बड़ी नदियां हैं, लेकिन भारत में उनका अपवाह क्षेत्र कम है। इसी वजह से बार बार भारत की ही पूछी जाती है, तो आप लोग हमेशा याद रखिए, गंगा है सबसे बड़ी भारत में बहने वाली नदी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन। और भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो वर्गीज कुरियन माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, आप लोग डेट याद रखिए। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1949 को, 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 1 जनवरी को, 1 जनवरी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, यह किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो है पिछले वर्ष का जो सर्वेक्षण हुआ रहता है, अर्थात बजट में कैसे कैसे योजनाएं चली हैं, क्या क्या उनके नियमन हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, भारत कितना लक्ष्य अर्जित किया है, कितना उसका बाकी है, इस सभी चीज़ों का डिटेल होता है कि एक वर्ष में, पिछले वर्ष में भारत ने क्या क्या कार्य किए और कहाँ तक पहुँचा है। तो ये भारत का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, एक फैक्ट और है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी बजट के कब तक आता है, तो ये बजट से 1 दिन या 2 दिन पहले आपको आर्थिक सर्वेक्षण देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? देखिए, सीमांत जोत जो है भारत में, वो 1 हेक्टेयर से कम को सीमांत जोत बोला जाता है, जबकि वहीं अगर 1 से 2 हेक्टेयर की बात हो रही है तो ये अर्ध मध्यम होगा। क्या होगा? अर्ध मध्यम, अर्ध मध्यम। और अगर 2 से 4 हेक्टेयर की बात हो रही है तो इसे मध्यम जोत बोला जाता है, मध्यम। और 5 हेक्टेयर से अधिक वाले जितने होते हैं इन्हें बृहद जोत बोला जाता है। क्या? वृहद। तो हम लोगों का जो प्रश्न था सीमांत जोत हम लोगों का 1 हेक्टेयर से कम होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी, देखिए, प्लास्टिक मनी अर्थात सरल सा प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हम लोग यूज करते हैं वो प्लास्टिक के कार्ड होते हैं, उन्हें ही प्लास्टिक मनी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में
इंडिया को भारत भी कहा गया है? ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अनुच्छेद 1 जो है हमारे संविधान का, उसमें सीधे सीधे शब्दों में लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया जो है वह क्या होगा, वह राज्यों का संघ होगा। यही लाइन ही लिखी गई है, इसीलिए इस पे प्रश्न बना है कि इंडिया और भारत किस में कहा गया है, तो वो अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? मौलिक कर्तव्य, देखिए जो मौलिक कर्तव्य है ये अनुच्छेद कौन सा है, 51A। 51A में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है, ध्यान में रखें। कौन सी समिति थी सिफारिश करने वाली, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ है। टोटल इसमें मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो टोटल उनकी संख्या 11 है। 11 आप लोग याद रखिए, इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य के लिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? देखिए, पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा पहली अध्यक्षता की गई थी लोकसभा की, जिन्हें जीवी मावलंकर भी बोलते हैं। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला जो थी वो मीरा कुमारी थी, मीरा कुमारी। और अभी एक प्रश्न और बन रहा है कि प्रेजेंट टाइम में इस समय कौन है, तो इस समय आपको याद होना चाहिए ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, 1861 में जो है वो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आता है, उसी के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है। हाँ, पहले इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए आगरा में उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। कब स्थानांतरित किया गया था, तो ये 1869 में इसे स्थानांतरित करके क्या कर दिया गया, इसे इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। तो 1869 ऑप्शन में नहीं होने की वजह से सही जवाब होगा 1866, स्थापना इसी समय की गई थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? नगर पालिका पे पहला प्रश्न ये आता है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया और कौन से भाग में है? तो देखिए, भाग की बात की जाए, भाग होता है 9 क में। और कौन सा संविधान संशोधन था ये, 74वां, कब, 1992 में। इसी के जस्ट पहले 73वां 1992 में जो हुआ था वो ग्राम पंचायत के लिए हुआ था, जिसे पंचायती राज कहते हैं। और 74वां 1992 में जो हुआ वो नगर पालिका के लिए हुआ। इसमें देखिए प्रश्न ये है, महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो 1/3, 1/3 सीटें आरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा आरक्षण उसमें अगर ग्राम पंचायत में पूछा जाता है तो उसमें बिहार ने रखा है, बिहार 50% रखा है आरक्षण। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? ये काफ़ी सरल सा प्रश्न है, क्योंकि आर्द्रता मापी यंत्र का नाम ही है आर्द्रता मापी। द्रव्य घनत्व मापी के द्वारा द्रव्य का घनत्व मापा जाता है, जबकि पवन वेग मापी पवन की गति को मापता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। देखिए, परमाणु भार के हिसाब से सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण कौन किया था, तो वो मेंडलीव जी के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें बाद में संशोधन करते हुए मोजले जी के द्वारा इसको परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया है। जो आज के समय में हम लोगों के पास आवर्त सारणी उपस्थित है वो मोजले वाली है परमाणु क्रमांक के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे बात की गई है सर्वप्रथम की, तो सर्वप्रथम मेंडलीव होंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है?
देखिए, आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में आग जलता ही नहीं। आग को जलने के लिए सबसे बड़ी सहायक मित्र गैस कौन सी है, तो उसे ऑक्सीजन बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है आग जलने के लिए काफ़ी सहायक गैस है। तो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट है, यूरिया किस में संश्लेषित होता है। हमारे शरीर में जो यूरिया मौजूद रहता है वो कहाँ संश्लेषित होता है, तो वो वृक्क, गुर्दा अर्थात जिसे अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं, किडनी में ही संश्लेषित किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इंसुलिन में सक्रिय होता है, क्या सक्रिय होता है। देखिए, ये अग्नाशय में सक्रिय होता है। और एक प्रश्न और बनता है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। और इसका कार्य क्या है, तो रुधिर अर्थात जो ब्लड है हम लोगों का, ब्लड में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। और इसकी कमी से ही आज के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है डायबिटीज रोग जिसे मधुमेह कहा जाता है, मधुमेह रोग होता है। तो इस प्रकार साथियों हम लोगों का 30 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, टेलीग्राम से इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे सेव करके 2-3 बार आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।